जमील साहब, ट्रंप ने अपने खिताब में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान को तबाह करने का दावा किया है, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल यह है कि इसराइल पर हमले जारी हैं। यूएई और खलीज में अमरीकी अड्डों और इको वन जैसे ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहसियत एक सफारतकार, आप इस तजाद को कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप का ये दावा सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा है या वो ग्राउंड रियलिटी को समझने में संगीन गलती कर रहे हैं? जी हाँ, मदु करने पर मशकूर। ये दुरुस्त है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ मुख्तलिफ है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका दुनिया का एक सबसे बड़ा मजबूत और कवी मुल्क अस्करी लिहाज से तो है ही है, और कई और दूसरे लिहाज से भी। और ये भी हकीकत है कि अमेरिका ने अपनी वार मशीन, अपनी फौजें जिस हिसाब से तैनात की हैं खलीजी इलाकों में, अपने बेसिस के हिसाब से और बेसिस के अलावा मुख्तलिफ जगह पर जो उसको भी बिखेरा है, यानी कि डिस्पर्स किया है। उसके अलावा समुद्रों में जिस तरह मरीन ले आए हैं, पैराट्रूपर्स ले आए हैं इस इलाके में, तो वो जो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि 2 से 3 हफ्ते तक मैं बहुत ज़्यादा शदीद हमले करूँगा ईरान पर। तो हमले तो उन्होंने हर लिहाज से पहले ही उसका अनाउंस कर चुके हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी अफ़ज़ूदा शुदा जो यूरेनियम है 450 किलोग्राम, उसको भी नाकारा बना देंगे या ले आएँगे अपने साथ या किसी और के हवाले कर देंगे। इसी तरीके से उन्होंने कह दिया है कि ज़िंदगी भर कोई इस काबिल ही नहीं रहेगा ईरान कि वो किसी लिहाज से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर सके। और तो स्टोन एज की उन्होंने बात कर ली। जब स्टोन एज में चला जाएगा कोई मुल्क, तो ज़ाहिर है उसको उसमें फिर कई दहाई क्या, उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो दोबारा किसी उस स्टेज पर आ सके। लेकिन अब दूसरी साइड पर भी हकीकत देख लें कि ईरान अगर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़ीर जंग जिस तरह बयान कर रहे हैं पीट हेगसेट, तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो ईरान तो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए था उसको इतनी ज़्यादा उस पर हमले किए गए हैं। लेकिन ईरान तो अपने निशाने पर हर चीज़ जहाँ-जहाँ वो चाहता है अपने मिसाइल को लॉन्च करता है, दागता है, निशाने पर पहुँचते हैं। इज़राइल में जहाँ चाहता है वहाँ पहुँचा देता है। गल्फ़ के जहाँ-जहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आज तो दोबारा अनाउंस किया है कि अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से मज़ीद जो है उनको भी हम तबाह करेंगे। तो जहाँ चाहता है ईरान हमला कर देता है, लेकिन ईरान नहीं, अब तो ईरान के साथ-साथ हूथीज़ भी शामिल हो गए हैं जी। पिछले साढ़े 3-4 दिन से। उधर से इराक के जो हमायती हैं ईरान के, वो शामिल हो गए हैं। वहाँ से हिज़्बुल्लाह अब रॉकेट पे जी। रॉकेट बरसा रहा है। हैफा में आग लगी हुई है पिछले 3 दिन से, उनके ऑयल जो डिपोज़ हैं उसके लिहाज से, और रिफाइनरी है। तो फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है दोनों साइड पर अफरा-तफरी है ना। एक साइड पर बर्दाश्त का मादा ज़्यादा है, यानी ईरान ईरान एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, और दूसरी साइड पर उजलत है, घमंड है, ज़ौम है कि हम बहुत ताकतवर हैं, फ़िज़ाओं में हमारी ताकत, समुद्रों में हमारी ताकत। फिर उसके बाद उनकी आवाम सवाल करती है, क्योंकि आपने देखा कि कितने जुलूस जल से निकले हैं। वो सवाल करती है, कहती है कि भाई आपने तो सारा तबाह तो आपने पहले ही कर दिया था, आप अनाउंस कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि हमने और बल्कि लास्ट जून में भी आपने अनाउंस कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते हैं कि आपने ऑब्लिटरेट कर दिया था बिल्कुल उनकी अफ़ज़ूदगी को, उनके जौहरी मामलात को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर आप दोबारा आ गए, दोबारा भी आपने दावा किया कि हमने फिर उसको मज़ीद तबाह कर दिया है। तो अब क्या रह गया है? क्यों ये आ रही है इधर से इतनी ज़्यादा मज़ाहमत ईरान की तरफ से? तो दरअसल इन दोनों हकीकतों का अगर तजिया करें तो जवाब मिल जाता है। अब प्रेशर पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप पर, न सिर्फ अपनी अवाम का, और अवाम का इसलिए पड़ा है कि जिस जिस हिसाब से जंग फैलती जा रही है, जिस हिसाब से अहदाफ उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं लेकिन हासिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उन पे दबाव अपने अवाम का। दूसरा ये है कि आर्म्स एमुनेशन जिस तरीके से उन्होंने पैट्रियट मिसाइल्स का सिलसिला जारी रखा हुआ था कि जी हर जगह हैं, अपने खलीजी ममालिक को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, बड़े डॉलर उनसे अपने मुल्क में ऑयल की के एवज़ जो सिक्योरिटी उनको देनी थी, डॉलर बड़े उन्होंने वहाँ डंप किए हैं अमेरिका में खलीजी ममालिक ने, और उनकी मजबूरी भी थी। और लेकिन अब खलीजी ममालिक को कल तकरीर में कहते हैं कि कोई आप बड़े बहादुर हैं, बड़े करेजियस हैं, और इज़राइल के साथ-साथ खलीजी ममालिक उसमें नाम लेके उन्होंने कहा है, जिन-जिन का नाम लिया है, और कहते हैं बड़े करेजियस हैं, आपको हम नुकसान नहीं पहुँचने देंगे।
अब मजाका खेज बात हो गई, नुकसान तो काफी पहुंचा है, ये ममालिक कई दहाइयों पीछे चले गए हैं। अब दुबई की जो हालत हो गई है, जिस लिहाज से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान कहता है ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तो जिनमें इंटरेस्ट है अमेरिकन का, और या वो अमेरिकन बेसेस या वो अमेरिकन फौजी जो सिविलियन आबादियों में जाके बसे हैं या छुपे हैं या उन्होंने जाके वहां अपना काम शुरू किया है। तो ईरान के पास तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, मैं खुद वहां सफीर रहा हूँ यूएई में और बाकी ममालिक में मेरी तैनाती रही है, मुझे मालूम है ईरान की कितनी कैपेबिलिटी है। वहां दुबई में तकरीबन 15 से 20% वहां के शहरी दुबई के इमाराती शहरी वो ईरानी निजात है, ईरानी होते थे शुरू में। तो जाहिर है उनकी तो कुछ ना कुछ तो हमदर्दियां, कुछ ना कुछ तो वो करते होगा। दूसरा, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस यूएई में काफी है, तो वो तो चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। बट ये जो स्टोरेज लेकर जाने के जो दावे हैं, मतलब जबकि ईरान के पास हम देख रहे हैं कि ज़ेरे ज़मीन और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स का इतना बड़ा ज़खीरा है जिसकी गवाही खुद अमरीकी माहिरीन भी देते हैं। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? And for a longer duration of time, it's not going to be possible because Iran had really made its plans, and Iran has been making these plans since long. You know, about 2-3 decades they've been making this. एक दिन में तो टनल नहीं बन गई है ना, एक दिन में तो ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्रियां नहीं बन गई हैं, एक दिन में ज़ेरे ज़मीन उनके लड़ाका जहाज उड़ने के लिए ज़ेरे ज़मीन से निकल आते हैं। उनके एयरफोर्स को तो तबाह कर दिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस हद तक अपने मामलात को तैयारी की। और खास तौर पे जून के बाद जून की फैक्ट्रियां दिन और रात लगा के जिस हिसाब से उन्होंने मिसाइल्स को जोड़ा है और मिसाइल्स को बनाया है और साथ में ड्रोन्स, तो वो तो उनके पास, आपकी बात दुरुस्त है कि काफी ज्यादा उनके पास अभी स्टॉक पाइल है और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन यकीन की होगी जिसके तहत वो काफी अरसा तक। और फिर एक इसमें सबसे बड़ी बात जिसको शामिल कर लें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बड़ा उन्होंने बहुत दफा अनाउंस किया कि जी हम उसको बिल्कुल जाके उनको छोड़ दें अगले 3 दिन में, वरना उनके लिए बहुत खतरात होंगे, बड़ी उनको हम हमले करेंगे। तो फिर सर आपको कुछ नजर आ रहा है कि इस कदर मुतज़ाद बयानात हों और फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी कोशिशें हो रही हैं? अब तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी कहते हैं कि अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम आर्जी हल नहीं चाहते, हम तो मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगले 3 हफ्तों में किसी बामानी डील की कोई गुंजाइश है? जी, ये इस इलाके के लोग ये सुनते आए हैं मुहावरा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ईरान की भी वही सूरत हाल है। राक्ची साहब भी यही कह रहे हैं कि 2 मरतबा तो आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे और 2-3 दिन जब रह जाते थे आखिरी मुलाकात में तो आप फौरन हमला कर देते थे। जून में भी आपने यही किया और इस मरतबा 28 फरवरी को भी आपने यही किया जब जनेवा में हमारी 3 दिन बाद मुलाकात होनी थी। तो अब हमें चाहिए गारंटीज, और यहाँ किस्सा शुरू होता है। अब उन्हें चाहिए कि हमें मजबूत गारंटी चाहिए कि आप दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे, आप पे यकीन नहीं है, आप पे भरोसा नहीं है, तो अभी उसकी गारंटी कौन देगा? ये 5 पॉइंट आपकी नजर से गुजरे होंगे और आपके नाजरीन की नजर से गुजरे होंगे जो पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल है। यही 5 पॉइंट जो है ये यकीनन इस 5 पॉइंट को पेश करने से पहले पाकिस्तान ने चाइना से तो खैर दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश किए, लेकिन ईरान से और अपनी बाकी दोस्तों से, तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनसे कंसल्ट करके 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट है क्या, बड़े नाफिजुल अमल होने वाले 5 पॉइंट हैं कि डी एस्केलेट करना चाहिए। और डी एस्केलेट सिर्फ ईरान को थोड़ी करना चाहिए, जाहिर है अमेरिका को भी करना चाहिए। फिर और ह्यूमैनिटेरियन एड को भी पहुंचने दिया जाए वहां जो ग़िज़ा की और बाकी चीजों की, दवाइयों की जरूरत है। इसी तरह प्रोटेक्शन हार्मोज की जो है उसको, और दूसरे जो ऐसे आबनाएं हैं उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर बनाया जाए। किसने बनाना है? ज़ाहिर है कोई कंसोर्शियम बने, कुछ और हो सिलसिला। यूके में भी तो अभी 35 ममालिक के मीटिंग बुलाई है उनके प्राइम मिनिस्टर ने, और भी यही है कि पॉलिटिकली उन्होंने अनाउंस पहले कर दिया है